दो बेटे लाए, एक गरीब बहू एक अमीर बहू। प्लेटफॉर्म पर कांजीवड़ा नाम की ट्रेन रुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़कर कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। राखी, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो गुंडे हमें पकड़ लेंगे। ऊपर वाले हमारी रक्षा कर, हमें इन गुंडों से बचा ले आज। रफ्तार और राखी दोनों ही भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और गुंडे पीछे रह जाते हैं। आखिरकार हम दोनों आजाद हो ही गए। अब कल हम दोनों शादी करेंगे और एक साथ खुशी से रहेंगे। राखी एक बहुत अमीर घराने की लड़की थी और उसने रफ्तार से भागकर लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद रफ्तार राखी के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। देखते ही देखते उनकी शादी को पूरे 1 साल हो जाता है और राखी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अरे राखी, जरा देखो हमारे जुड़वा बेटे कितने सुंदर हैं। हाँ, बिल्कुल आपके ऊपर गए हैं। राखी और रफ्तार दोनों अपने जुड़वा बेटा की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके जुड़वा बेटे बड़े हो जाते हैं और नौकरी करना शुरू कर देते हैं। एक का नाम अरविंद था और दूसरे का नाम अतुल था। बड़े होने के बाद उन दोनों को ही अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से प्यार हो गया था। अतुल एक अमीर घर की लड़की से प्यार करने लगा था, वहीं अरविंद एक गरीब घर की लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं तुमसे बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुशी रखूंगा। मुझे आपके प्यार पर पूरा भरोसा है, आप मुझे हमेशा खुश रखोगे। आज ही मैं अपने माता पिता से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा। एक तरफ अरविंद अपने सच्चे प्यार का इजहार कर रहा होता है तो दूसरी तरफ अतुल अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने मन ही मन सोचता है। पायल बहुत अमीर घर से है और इसके पापा का बिजनेस भी बहुत बड़ा है। एक बार मेरी इससे शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं पैसों से खेलूंगा। दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से बहुत अलग थे और उसी शाम वह दोनों जुड़वा भाई अपने माता पिता से कहते हैं, माँ, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। माँ, मुझे एक लड़की से बहुत प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं भी एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप हमारी शादी के लिए तैयार हैं? अरे भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तुम्हारी माता पिता ने खुद लव मैरिज की तो हम तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? राखी और रफ्तार दोनों ही कुछ ही दिनों में अतुल और अरविंद की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद दोनों भाई अपने घर पर अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके ले आते हैं। लेकिन एक की पत्नी अमीर होती है तो दूसरे की पत्नी बहुत गरीब होती है, जो अपने घर से केवल एक जोड़ी कपड़े में ही आती है। जैसे ही पायल अर्चना को देखती है, वह उसे देखकर कहती है, हो, अरे अरविंद जी, आपको इस गरीब लड़की के अलावा और कोई नहीं मिली? अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए तो मेरा सब कुछ अर्चना ही है। पायल मुंह चढ़ाकर अतुल के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अरविंद भी अपनी पत्नी अर्चना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। एक तरफ अरविंद और अर्चना एक दूसरे के साथ खुशी से बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ पायल अपने पति अतुल के साथ कमरे में बैठकर शराब पीने लगती है। हमारी शादी के सेलिब्रेशन में हमें थोड़ी सी शराब पीना तो बनता ही है। पायल अतुल के साथ शराब पीती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। अतुल भी शराब के नशे में आराम से सो जाता है, लेकिन पायल नशे की हालत में रसोई में पहुंच जाती है। ओहो, इनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। रसोई से आवाज आते ही राखी की नींद खुल जाती है और वह रसोई में पहुंच जाती है और पायल की हालत देखकर उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारी हालत को क्या हो गया है? क्या तुमने शराब पी रखी है? हाँ, आपको भी पीनी है क्या? तभी वहां पर अर्चना भी पहुंच जाती है और पायल की हालत देखकर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। दूर दूर रहो तुम मुझसे, तुम जैसे गरीब लोग मेरे आसपास भी दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पायल इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अर्चना उसे किसी तरह कंधे का सहारा लगाकर उसे उसके कमरे तक ले जाती है। ये भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की है। देखिए माँ जी, पायल जैसी भी है, अब वह इस घर का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। अरे बहू, तू कितनी समझदार है। मेरे बेटे अरविंद ने तुझसे शादी बहुत सोच समझ कर की है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे।
राखी और अर्चना दोनों अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अर्चना रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन तभी पायल एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। हे भगवान बहू, ये तूने क्या पहना है? अरे आधे कपड़े कहाँ गायब हैं तेरे? अरे माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है, आपको कुछ नहीं पता, और आपकी इस गरीब बहू को तो वैसे भी कुछ नहीं पता होगा। कोई बात नहीं माँ, ये सब तो चलता रहता है। राखी बेचारी कुछ नहीं कह पाती। वहीं पायल अर्चना को उसके कपड़ों पर बहुत सारी बातें सुना देती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अर्चना पायल से कुछ नहीं कहती। आप लोग करो यहाँ नाश्ता, मैं अपने हनी के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करूंगी। चलो हनी, हमें देर हो रही है। पायल अतुल के साथ रेस्टोरेंट चली जाती है। जो अमीरों वाली जिंदगी अतुल को चाहिए थी, आखिर उसे मिल ही जाती है। पायल अपने दोस्तों से अतुल को मिलवाती है, जिसके चलते अतुल की अमीरों में बातचीत बननी शुरू हो जाती है। तो बताओ हनी, आज तुम्हें हमारी पार्टी में कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सपनों को पूरा होते देख रहा हूँ। अतुल और पायल दोनों फिर से खूब सारी शराब पीते हैं, जिसके बाद आधी रात के समय वह वापस घर लौटते हैं। ऐसे ही रोजाना उनका इसी तरह चलने लगता है। आधी आधी रात को वह खूब शराब के नशे में घर को लौटा करते, जिसके चलते अर्चना रात को पायल को उसके कमरे तक छोड़ कर आती और उसका ध्यान रखती। एक दिन राखी अर्चना से कहती है, अरे बहू, पायल तेरा इतना अपमान करती है, लेकिन उसके बाद भी तू उसकी मदद करती है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो इंसान जैसा है उसे उसकी हालत पर ही छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं माँ जी, आज पायल दीदी मेरी बहन है, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तो उसे अपनी बहन समझती है, लेकिन वह तुझे कुछ नहीं समझती। ऐसा कहकर राखी चली जाती है, जिसके बाद अर्चना घर के सभी काम निपटा लेती है और जैसे ही रात का समय होता है, वह अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है। अतुल समय से घर पर आ जाता है और थक कर सो जाता है। आधी रात के समय अर्चना के फोन पर एक कॉल आता है। देखिए, आप पायल के घर से बोल रहे हैं? पायल नशे की हालत में यहाँ क्लब के अंदर गिर गई है, आप उसे यहाँ से ले जाइए। अर्चना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वह उन लोगों से एड्रेस लेती है और क्लब पहुंच जाती है, जहां वह पायल को किसी तरह कंधे का सहारा देकर वापस घर ले आती है। घर आने के बाद पायल को कई बार उल्टियां होने लगती हैं। अर्चना पायल की बहुत मदद करती है, जिसे देखकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें रोजाना इतना कुछ सुनाती रहती, लेकिन तुम हो कि हमेशा मेरी मदद करती हो। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारी रक्षा करना, ध्यान रखना मेरा फर्ज है, और फिर मैं इस घर की बहू हूँ, सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये सुनते ही पायल को उसकी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पायल अर्चना से सॉरी मांगती है। अर्चना, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से पायल अपने पैसों का घमंड दिखाना बंद कर देती है और अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अरे ये क्या, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं अपने बेटों के लिए क्या बनाऊं? अगर उन्हें पता चल गया कि घर में एक दाना भी नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल ले आती हूँ। कावेरी अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और उससे थोड़े से कच्चे चावल लाकर उबाल देती है, जिसके बाद जैसे ही उसके दोनों बेटे राहुल और राघव नींद से उठते हैं, वो उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों उठ गए, चलो मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना खा लो। कावेरी के कहने पर राहुल और राघव दोनों फ्रेश हो जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उन्हें सफेद चावल के साथ चटनी देती है। अच्छा सुनो, घर में राशन खत्म हो गया है, बच्चा कुचा मैं बना चुकी हूँ। तुम दोनों कहीं नौकरी कर लो ताकि घर की परेशानियां दूर हो जाए। पूरे 2 महीने से मैं नौकरी ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, मैं कोई मुझे नौकरी पर ही नहीं रख रहा। माँ आप चिंता मत करो, शाम को मैं राशन ले आऊंगा, ठीक है? दोनों सफेद चावल के साथ चटनी खाकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। राघव को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका कहीं भी इंटरव्यू पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राहुल आटे की बोरियां उठाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है। आटे की बोरी उठाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं घर में राशन ले जाऊंगा।
ऐसा सोचकर राहुल जल्दी जल्दी आटे की बोरियां उठाता है और फटाफट उन्हें गोडाउन में रख देता है। उसका ये काम देखकर उसका मालिक उसे 100 रुपए ज्यादा दे देता है। ओ पुत्र, आज तुमने 2 लोगों का काम अकेले किया है यार। और ये लो मेरी तरफ से 100 रुपए का नगद इनाम। वैसे तुम बहुत ताकतवर हो यार, और पढ़े लिखे भी लगते हो। फिर तुम इस तरह मजदूरी क्यों कर रहे हो? राहुल अपने मालिक को अपने बीते हुए कल के बारे में बताना शुरू करता है। मैं एक बहुत बड़े और अमीर आदमी का बेटा था। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। मैं और मेरा बड़ा भाई राघव, हम दोनों ही अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहे थे। एक दिन मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई, हम सभी खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी एक औरत हमारे घर पर चली आई। तुम यहाँ आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो? अरे मुझसे प्यार करके मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिला? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे ये क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले से डरो। अरे मुझे ना सही, अपने बच्चों को तो स्वीकारो। हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तुमने तो प्यार के धोखे में मेरा फायदा उठाया और मुझे सड़क पर लाकर छोड़ दिया। उस दिन वो तमाशा देखने के बाद मेरी माँ से मेरे पिताजी का इतना बड़ा धोखा सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरे पिताजी की धन दौलत को छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोग एक छोटे से घर में रहने लगे। ओ ये तो बहुत बुरा हुआ यार। ओ वैसे तुम मुझे काबिल लगते हो। मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? ये सुनकर राहुल बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपने मालिक की आधे से ज्यादा भागदौड़ संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव एक एम्बिशियस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सुबह से अभी तक पूरे 9 इंटरव्यू दे चुका हूँ और ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा यार मेरा। कुछ ही देर में राघव को इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद राघव अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है। राघव अपने इंटरव्यू में पूरी जान लगा देता है, जिसके चलते कंपनी वाले उसे जॉब ऑफर कर देते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। शाम को जब वो दोनों घर वापस आते हैं और अपनी माँ को अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बताते हैं तो कावेरी बहुत खुश होती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने मेरी सुन ली। देखो, तुम दोनों मन लगाकर नौकरी करना, लेकिन अपने पिताजी की तरह मत बनना। करोड़पति होने के बाद इंसान के अंदर घमंड और बहुत सी चीजों की लालसा आ जाती है, जो इंसान को डुबो देती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दोनों भाई अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। वहीं राघव को अपनी कंपनी के मैनेजर से, लेकिन कावेरी को करोड़पति से बहुत नफरत होती है, जिसके चलते वो अपने दोनों बेटों के लिए गरीब की लड़कियां ढूंढ रही होती है। मैं नहीं चाहती कि कोई करोड़पति की बेटी मेरे बेटे से शादी करे। अरे गरीब घर की लड़की परिवार को समझेगी और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। कावेरी रोज अपने दोनों बेटों को करोड़पति लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा करती थी, जिसके चलते एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं। भाई, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरी कंपनी की मैनेजर है। भैया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस मालिक के पास मैं काम करता हूँ उसकी बेटी मुझे पसंद है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन माँ तो करोड़पति ही पसंद नहीं करती है। फिर वो हमारी शादी कैसे करवाएगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी अपनी पत्नियों को गरीब दिखाकर उनसे शादी कर लें। फिर माँ को पता ही नहीं चलेगा कि वो करोड़पति बहू लेकर आई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करते हैं। राहुल और राघव दोनों ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को गरीब घर की लड़कियां बनाकर अपनी माँ से मिलवा देते हैं, जिसके बाद कावेरी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे रूपा, निशा, तुम दोनों तो बहुत खूबसूरत हो। भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से फुर्सत से बनाया है तुम्हें, और तुम दोनों ही गरीब घर से हो। लेकिन चिंता मत करो, मेरे बेटे तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कुछ दिन में कावेरी अपने दोनों बेटों की शादी उनकी पसंद की लड़कियों से करवा देती है, जिसके बाद
वो अपनी करोड़पति बहुओं को गरीब घर का समझकर उन्हें अपने घर ले आती है। देखते ही देखते निशा और रूपा दोनों घर की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती हैं। अरे, तुम दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन तुमने मुझे अपने परिवार वालों से अभी तक नहीं मिलवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज की शाम को अपने परिवार वालों को खाने पर बुला लो। ये सुनने के बाद वो दोनों हैरान रह जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों कावेरी से कहती हैं, अरे माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी यहाँ पर आए, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उन्हें इस हालत में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, मेरी माँ भी बहुत गरीब है। अगर वो यहाँ पर आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अमीरों से अच्छा तो गरीब होना है। कम से कम गरीबों के अंदर धोखेबाजी तो नहीं होती। तुम आज की रात अपने परिवार वालों को खाने पर बुलाओ। मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी निशा को अपने परिवार वालों को घर बुलाना पड़ता है। जैसे ही कावेरी उन दोनों के माता पिता को देखती है, वो उन्हें देखते ही दंग रह जाती है। जिसके बाद कावेरी अपने दोनों बेटों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने भी मेरे साथ वैसा ही किया जैसा तुम्हारे पिताजी ने किया था। उन्होंने मुझे धोखा देकर किसी और औरत के साथ संबंध बनाए, तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देकर अमीर घर की लड़कियों से शादी कर ली। और मेरी बदकिस्मती देखो कि मैं अमीर घर की लड़कियों को अपनी बहू बनाकर घर ले आई। माँ, आप कैसी बात कर रही हो? हर अमीर इंसान गलत नहीं होता। कुछ अमीर बहुत अच्छे भी होते हैं माँ। हाँ माँ, हम दोनों अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि आप हमें उनसे अलग करें, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए माँ, लेकिन हमें अपनी पत्नियों से अलग मत कीजिए प्लीज। अपने बेटों को अपनी पत्नियों से इतना प्यार करते हुए देखकर बेचारी कावेरी कुछ नहीं कह पाती। जिसके बाद वो अपने दोनों बेटों को गले से लगाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से के चलते मैंने तुम दोनों को बहुत उल्टा सीधा कहा। दरअसल मैं तुम्हारे पिताजी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालने लगी थी, लेकिन समय रहते मुझे समझ आ गया कि हर गरीब इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि रूपा और निशा दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव की हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राघव और राहुल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ मिलकर अपनी माँ के पैर छूते हैं। उस दिन के बाद उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है बांसडी गांव की, जहां पर आज भी केवल एक ही शौचालय मौजूद था। गांव का सारा समुदाय उसी शौचालय का इस्तेमाल करता था। उसी गांव में मध्यम वर्गीय वसुधा अपने पति रामुआ और बेटे युगल के साथ रहा करती थी। एक दिन वसुधा अपने बेटे युगल से कहती है, युगल, देख बिटवा, अब तू सयाना हो गेल है। बकत हो चला है कि तोहके ब्याह के बंधन में बांध देवे के चाही। बलिहार गांव माँ तोहर बाबूजी के बचपन के दोस्त हैं। ऊ की बेटी से हम तोहार ब्याह तय कर दिए हैं। अगर तोहर नजर में कोई और है तो तू बेझिझक अपन अम्मा बाबूजी से बता दे। नहीं माँ, कुछ भी नहीं। आपने और बाबूजी ने मेरे लिए जिसे पसंद किया है, मैं उससे शादी कर लूंगा। इसके बाद युगल की शादी कोहिना से कर दी जाती है। वैसे तो कोहिना बेहद सावली थी, मगर उसका मन श्वेत हिम के समान एकदम साफ था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई कोहिना के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। तभी युगल कमरे में दस्तक देता है। क्या बात है कोहिना, तुम्हारा मन किस सोच के सागर में डूबा हुआ है? कुछ नहीं युगल जी, बस यही सोच रही कि मुझसे शादी करके आपके जीवन में काले रंग का ग्रहण लग गया। कहाँ आपका कंचन रूप और कहाँ मैं काली कुरूपा। मैं तो आपके पाँव की धूल बराबर भी नहीं। कोहिना, फिर कभी इस बात को अपने जुबान पर मत लाना, क्योंकि इंसान की सुंदरता उसके तन से नहीं, उसके मन से होती है। मैं इस बात से बखूबी अवगत हूँ कि शादी के बाद एक पत्नी अपने रूप को पति की निगाहों से देखती है। मेरे लिए मेरी बीवी बेहद खूबसूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे सुलझे हुए इंसान से हुई है जिसका मन मस्तिष्क स्वर्णिम सोच से भरा हुआ है। अगली सुबह, बहू, कल हम बतलावत बिसार दिए रहे।
बांसडी गांव में केवल एक ठो शौचालय है, सारा समुदाय उसी शौचालय में जात है। अही से चल पहले दोनों सास बहू हल्का हो जाओ, नहीं तो गांव की लुगाइयों की लंबी कतार लग जाई और फिर हम दोनों सास बहुरिया की बारी देर से आई। दोनों सास बहू शौचालय पहुंचती हैं, जहां कुर्सी लगाए बैठा बनवारी कहता है, अरे यहीं ठहरो, काली बहू का शौचालय के लिए जाना मना है। कारे बनवारी, काला तो कलुआ भी है, ऊका तू कभी नहीं रोकी। कुशल खाना में घुसे से फिर कौने के हुक्म से तू हमारी बहुरिया के शौचालय नहीं जाए देते है? मेरे हुक्म पर तेरी काली बहू इस शौचालय का सदुपयोग नहीं कर सकती। इससे पहले कि तेरी काली बहू इस शौचालय के लिए श्राप बनकर शौचालय की नींव को ढा दे, मैंने इसके शौचालय जाने पर रोक लगा दी है। ये केवल दकियानूसी दलीलें हैं। गांव के सरपंच होकर इतनी छोटी सोच, छी। अरे ओ काली कमली, अपनी काली जुबान को लगाम दे, वरना तुझे तेरे इस गज भर की जुबान के साथ मिट्टी में गाड़ कर रख दूंगा। बात को बिगड़ते देखकर वसुधा अपनी काली बहू कोहिना को लिए घर लौट आती है, जहां रमुआ कहता है, अरे वसुधा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी है? रामुआ के पूछने पर वसुधा उसे पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर रामुआ कहता है, तुम दोनों सास बहू चिंता मत करो, मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। ये कहकर रामुआ सीधे सरपंच की हवेली पर आता है। जय राम जी के सरपंच जी, वसुधा बता रही थी कि सवेरे आपने मेरी बहू को शौचालय पर जाने पर पाबंदी लगा दी। सही सुना है तूने। जब सालों पहले गांव में शौचालय की नींव धरी गई थी, तब से सारा गांव इस शौचालय के कारण स्वच्छ हो गया। क्योंकि तेरी बहू काली कुरूप है, इसलिए उसका शौचालय जाने की मनाही ही है। इस शौचालय का इस्तेमाल केवल गांव का सुंदर समुदाय ही करेगा। इसलिए अपनी काली बहू को भी जाकर समझा देना कि बिना खिटपिट किए शौचालय के लिए खेत खलियान का इस्तेमाल करे। इसके बाद रमुआ घर लौट आता है, जहां घूंघट की आड़ में खड़ी बहू सुलझा सा जवाब सुनने की बाट जोह रही थी। जैसे ही रमुआ द्वार के भीतर दस्तक देता है, वसुधा कहती है, अजी का बोले सरपंच जी? वसुधा, सरपंच के हटीले स्वभाव से सभी रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारी काली बहू शौचालय नहीं जा सकती। ससुर जी, ये तो सरासर ज्यादती है। फिर उस शौचालय की नींव इस गांव में सरकार की सहायता से पड़ी है, न कि सरपंच के पैसे से। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे बहुरिया, तुहार बोलबाला हम गरीबन को गांव निकाला दे जाए। हम गरीब इस बढ़ते बुढ़ापे में दरदर नहीं भटके चाहत हैं। सारा दोष कमबख्त तोहरे ही काले चंदेरे चेहरे का है। अगर इतना ही शौचालय में हल्का होवे की होड़ है, तो बोल अपने बाप को कि शौचालय बनवाने खातिर ज्यादा नहीं 50,000 रुपया भेज दे। बनवाई दिए तोहार ला सुनहरा शौचालय। सासू माँ, बाबूजी के कंधों पर अभी भी 2 बेटियों को ब्याहने का बोझ है। खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से वह घर का दाना पानी चलाते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? औकात एक फूटी कौड़ी की नहीं, मगर शौचालय चाहिए हमारी काली बहुरानी को। अरे एक तोहरे शौचालय में शौच करे के खातिर हम सरपंच जी से बैर नहीं मोल ले सकत हैं। या तो तू खेत खलिहान में शौच करे जा, या फिर अपने मायके लौट जा। एक ओर सरपंच के द्वारा शौचालय में ना जाने की मनाही और दूजी ओर सास के ताने बेचारी काली बहू के कलेजे को कचोट रहे थे। जिसके बाद काली बहू शौचालय के खातिर आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साध कर सूर्यास्त से पहले अंधियारे में ही शौच के खातिर खेत खलिहान जाया करती। जहां एक और गांव का सारा समुदाय बंद शौचालय का उपयोग करता, वहीं बेचारी काली बहू खुले में शौच करने को मजबूर थी। एक बार की बात है, आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा? जीवन का संगम 2 दिनों का तो नहीं है कि मैं खुले में शौच कर लूं। मेरे काले रूप में चलते ये बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। मुझे शौचालय में नहीं जाने दिया जा रहा है। कल को अगर कोई और काली लड़की इस गांव में बहू बनकर आएगी, तो उसके साथ भी शौचालय को लेकर यही सलूक दोहराया जाएगा। ऐसे तो किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। सारी रात सोचने के बाद सवेरे जो होने वाला था, वह पूरे गांव समाज से लेकर सरपंच तक के सोच से परे था। शौचालय के बाहर बैठा बनवारी कोहिना को साड़ी के बजाय छोटे कपड़े में देखकर फौरन सरपंच के पास आता है। साथ ही गांव की औरतें भी इस बात का उल्हाना लिए वसुधा के पास आती हैं। अरे सरपंच जी, गजब हो गया। वो वसुधा की काली बहू कोहिना अधनंगा पहरावा पहने हुए पूरा गाँव रौंद रही है। अरे ओ वसुधा, बाहर आ। अरे का हुई गवा, तुम सब भोर सवेरे डाकिया बने हमरे द्वार पर कैसन पधार पड़ी? अरे तुझे कोई होश हवास है कि नहीं? तेरी काली बहू क्या कारनामे कर रही है? आधे अधूरे कपड़े पहनकर गांव भर में घूम रही है। इसके बाद गांव का सारा समुदाय मैदान में जमा हो जाता है। पंचों की सभा में बैठा सरपंच कहता है, अरे ओ काली कमली, क्या तुझे पता नहीं, गांव देहात में ये शहरी पहरावे का प्रचलन नहीं चलता। शर्म हया धोकर पी गई है। अरे ये सारे सीख तो बहू को सास देती है। देखो कैसे शहरी पहनावा पहनकर अपने काले चेहरे का प्रदर्शन कर रही है।
इतना सुनकर काली बहू के सब्र का बांध टूट जाता है और वह बेधड़क बोलती है, कैसी दो गली दलीलें हैं इस गांव की। बहू के चेहरे पर घूंघट न देखकर सभी बिलबिला उठे, मगर वही जब खुले में शौच के दौरान मेरे गुप्त अंग खेत खलिहान जाने वाले राहगीरों को दिख जाए उसमें कोई बुराई नहीं। तब क्या सभी जन के कंठ कंकाल कट गए थे? जब मेरे काले रूप के कारण मुझ बहू को शौचालय न जाने देकर खेत खलिहानों में जाने के लिए बाधित किया था, तब क्या पूरा गांव गूंगों के समान चुप्पी साधे था? काली बहू के बोल जितने कटु थे उसमें उतनी ही खराई और सच्चाई थी, जिसे सरपंच लेकर उसकी सास भी बेहद शर्मसार होकर कहती है, ए बहू, अपनी सास को माफ कर दे। जिस कठिन समय में मुझे तेरा साथ देना था, मैं तेरे खिलाफ हो गई। कोई ना, आज तुमने अपने कटु शब्द से मुझ मूढ़ सरपंच की सोच को नया आयाम दिया है। अब से इस शौचालय का सदुपयोग हर एक जन करेंगे। इस तरह काली बहू के ढांढस से शौचालय के इस्तेमाल पर लगी रंग भेद की नीति सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथ ही काली बहू के सुनहरे सोच के लिए सभी के बीच उसकी सराहना होती है। प्रतापगढ़ में रहने वाली सुषमा के 5 बेटे थे। सुषमा ने अपने 5 को खूब पढ़ाया लिखाया था। एक सुबह जब सुषमा कहती है, यही सही समय है, मेरे 5 पांडव एक साथ मेज पर जुटे हुए हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलने वाला। ऐसा सोचते हुए सुषमा अपने 5 बेटों के सामने शादी का प्रस्ताव छेड़ती है। मेरे 5 पांडव, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। माँ, अभी नहीं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। अरे ये भाग दौड़ भरी जिंदगी तो सारी उम्र भी पीछा नहीं छोड़ेगी, मगर मुझ बुढ़िया की उम्र की सीमा है। 25 का पड़ाव पार कर चुके हो तुम 5, यही सही उम्र है शादी करने की। नकुल और सुजीत और राजीव के लिए शहर से रिश्ता आया था। मुझे तीनों लड़कियां जच गईं, इसलिए मैंने लगे हाथ हाँ कर दी। बस तुम दोनों को कल मेरे साथ चलना है। पंडित जी ने बड़ी ही गुणी लड़कियों का ये रिश्ता बताया है। अगर बात बन गई तो मेरे 5 बेटों के सर पर एक साथ सेहरा सजेगा। अगले दिन सुषमा अपने दोनों बेटों के साथ दीना के घर पहुंचने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ दीना भी अपनी बेटी आशा और जानवी से कहता है, आशा, जानवी, ये लो बेटी, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। आशा बेटी, तू ये नारंगी रंग की साड़ी पहनना, तुझ पर बहुत फबता है। और जानवी बेटी, तू ये कत्थई रंग की पहनना, तेरे दूधिया शरीर पर ये खूब खिलेगा। और सुन बेटी, मेहमानों के लिए पूरी पकवान का जुगाड़ किए देना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी ही देर में सुषमा अपने तीनों बेटों के साथ गरीब दीना के घर पहुंचती है। बिराजिए बहन जी, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। आशा, जानवी, जल्दी से चाय पानी का बंदोबस्त करो बिटिया। रसोई घर से आ रही पकवानों की खुशबू सौंज दौर से सुषमा के पास आ पहुंचती है। तभी दोनों बहनें भी चाय नाश्ता और पकवान लिए आती हैं। अरे बेटी, पहुना के आगे पकवान परोसो। जी बाबूजी। कुछ देर बाद, अरे बहन जी, कचौड़ी तो आपने चखी ही नहीं। बस बस भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों के हाथ में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। खाना बहुत ही बढ़िया था। सच कहा है पुरनियों ने, ऊपर वाला गरीब के घर धन की घटी देता है तो उनकी बेटियों में गुड़ रज रज कर देता है। मुझे आपकी दोनों बेटी पसंद है। ये रिश्ता तय चाहिए। ईश्वर की दया से घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं है। अनाज की बारियां भी भरी पूरी हैं। बस घर की बागडोर संभालने वाली बहू आ जाए। आपकी बेटियों से बेहतर बहू मेरे घर के लिए कोई नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है बहन जी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद सुषमा के घर 3 अमीर और 2 गरीब बहू के ब्याह के साथ आखिरकार 5 बहुओं के पांव पड़ते हैं। मेरी गृह लक्ष्मियों, इस कलश को गिराकर भीतर आ जाओ। जी माँ जी। शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, जाओ आराम करो, क्योंकि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। सूरज के पांव फटने के साथ दोनों गरीब बहू जागकर घर का कामकाज निपटा लेती हैं। तभी तीनों बहुएं भी नहा धोकर नीचे आकर कतार में खड़ी हो जाती हैं। मेरी तीनों बहू, ये तुम्हारा ससुराल है, स्कूल नहीं। पहले ही दिन देर सवेर से उठोगी तो कैसे बात बनेगी। खैर छोड़ो, आज तुम 5 की पहली रसोई की रस्म है, इसलिए तुम 5 को एक एक तरह के पकवान के साथ खाना बनाना है और मीठे में खीर बनाना है। पहली रसोई की बात सुनकर तीनों अमीर बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो आपस में बुदबुदाती हुई बात करने लगती हैं। आम्या, गौरजा, ये पहली रसोई कौन से पंछी का नाम है? अरे मैंने मेन के मुंह से सुना था, पहली रसोई में नई नवेली बहू को 36-56 भोग बनाने होते हैं, मगर हम तीनों को तो 2 मिनट की मैगी बनाना भी नहीं आता। जस्ट चिल लेडीज, आई हैव वन सोल्यूशन। हम खाना पकाएंगे नहीं बल्कि मंगाएंगे। जब जोमेटो है साथ, पैसा है पास, तो कर लेंगे कंप्लीट हर एक टास्क।
इस तरह तीनों बहू अपनी अमीरी के बलबूते पर जोमेटो से ऑनलाइन अलग अलग तौर की वैरायटी का खाना ऑर्डर करती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब बहू बड़े लगन से पहली रसोई की रीत को पूरा करने में जी जान से जुटी होती हैं। जीजी, मैंने मीठे में खीर बनाई है और खाने में छोले पूरी। आशा, मैंने मीठे में हलवा बनाया और माँ जी के मनपसंद कोफ्ता और कढ़ी भी बनाया है, बस चावल में तड़का लगाना बाकी है। फिर एक साथ सभी को मेज पर खाना परोसेंगे। कुछ ही मिनटों में तीनों बहू का ऑर्डर किया हुआ खाना आता है। तीनों बड़ी ही सफाई से खाना ले आती हैं। तभी दोनों बहू पहली रसोई में बनाया हुआ खाना टेबल पर परोसती हैं। अरे बहू, खाने की खुशबू तो बड़ी ही लाजवाब आ रही है, जरा जल्दी से परोस दे। सब्र की पाती साथ छोड़ रही है। ये लीजिए माँ जी, सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, शुरू कीजिए। सुषमा ने खाने का पहला कौर उठाया ही था कि उसकी तीनों बहू से रोकती हुई कहती है, रुक जाइए सासू माँ, सबसे पहले आप अपनी 3 बहू के हाथों का खाना चख कर देखिए। मगर तुम तीनों किस लापता गंज में गायब थी? रसोई घर में तुमने लात भी नहीं धरी, तो ये खाना कैसे बना? माँ जी, माना कि हमने रसोई घर का रुख नहीं किया, मगर रस्म तो हमने पूरी कर ही दी। माँ जी, ये घर का घास फूस तो साल के 365 दिन खाना है, इसलिए आज हमारा मंगाया महंगा खाना खाइए। इस तरह सुषमा की तीनों अमीर बहुएं बारी बारी से अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उनके बीच खाना परोसती हैं। उसी दौरान दोनों गरीब बहू भी अपने हाथों का खाना परोसती हैं। तभी सुषमा बड़ा बेटा आनंद, जानवी और आशा के बनाए खाने का कौर खाकर कहता है, ओए होए, मजा ही आ गया माँ, क्या लाजवाब खाना बनाया है आशा और जानवी ने, आप खाकर देखिए। ऐसा क्या, वैसे खाने की खुशबू तो मुझे कब से अपनी ओर खींच रही है। सुषमा अपने 5 बेटों के साथ गरीब बहुओं का बनाया खाना खाते हुए उनकी सराहना करती है, जिसे देखकर अमीर बहुएं कुड़ते हुए कुड़कुड़ाने लगती हैं। सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आप दोनों ने तो हलवाई को पछाड़ दिया। माँ जी, हमने पूरे 50,000 का खाना मंगवाया था, आपने उसे चखा तक नहीं। बहू रानी, तुम्हारा खाना 10,000 का भी होता ना तो भी घर के खाने के दाने की बराबरी नहीं करेगा। बेहतर यही है कि तुम तीनों आशा और जानवी से सीख लो। ये बहू अपनी सास की ओर से पहली रसोई का शगुन स्वीकार करो। अपने सामने गरीब बहुओं की बड़ाई सुनकर तीनों बहू तिल मिलाती हुई कहती हैं, इनकी बड़ाई सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहा है। अरे कहाँ हम तीनों की तारीफ होनी थी, वहीं हमारे सामने इन कल की आई गरीब बहुओं ने तारीफ बटोर लिया। फिर उसी शाम जब दोनों गरीब बहू रसोई घर में खाना बना रही होती हैं, तभी तीनों बहू खिड़की पर खड़ी ताका झांकी करती हैं। आशा, बाकी का खाना तैयार है, बस दाल में नमक डाल देना, मैं खाने की मेज साफ करती हूँ। आम्या, जाओ। ओके गाइस। हरी सुनो, तुम्हें जेठानी जी बुला रही हैं। आशा के बाहर निकलते ही आम्या दाल में बेहिसाब नमक डालकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद गरीब बहू खाना परोसती है। अब मजा आएगा, ये दाल बवाल का काम करेगा। जैसे ही माँ जी बेहिसाब नमक से भरी दाल खाएंगी, उनकी जुबान से जहर निकलेगा। कुछ देर बाद, अरे वाह बहू, दाल तो बड़ा ही दमदार बनाया है, मन खुश कर दिया। शुक्रिया माँ जी। ये देखकर तीनों बहू एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं और रसोई में आती हैं। आप तीनों यही सोच रही हैं ना कि आपकी चाल फीकी क्यों पड़ी? मैंने आपको दाल में नमक डालते देखा था। हम ये जानना चाहती हैं कि कौन सी निंजा टेक्निक से तुमने दाल को बेमिसाल में बना दिया। तड़के से। हमने दाल में टमाटर प्याज का तड़का लगाया, जिससे नमक बराबर हो गया। गौरजा, आम्या, रुबीना, तुम तीनों ने अपनी अमीरी के घमंड में आकर आशा और जानवी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। तुम अपनी अमीरी में इतना नीचे गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमें माफ कर दीजिए सासू माँ और जेठानी जी, हमने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, आपने जो किया उसके लिए आप तीनों बहुत शर्मिंदा हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप तीनों चाहें तो हम आपको खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम तीनों अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। इस तरह अमीर गरीब बहू के बीच सम्मति का गढ़ स्थापित हो जाता है और दोनों गरीब बहू के बदौलत तीनों बहू खाना बनाना सीख लेती हैं, जिसे देखकर अंत में सुषमा कहती है, आखिरकार सुषमा की बेढंगी बहुओं में संजीव कपूर की आत्मा सवार हो ही गई। सुशीला के 2 बेटे थे, जिनका नाम कर्मा और धर्मा था। सुशीला अपने बड़े बेटे कर्मा से अधिक छोटे बेटे धर्मा को लाड दुलार देती थी। कर्मा एक भोर से भूखे प्यासे खेत पर चला जाता, वहीं उसकी पत्नी धनिया भी सारा दिन घर के चौका बर्तन में लगी रहती। वहीं कुल्फी और धर्मा मजे करते थे। रोजाना की तरह कर्मा थका मादा खेत से घर लौटता है। ये लीजिए, पानी पीजिए। अरे क्या बात है धनिया, तुम्हारा चेहरा काहे कुम्हलाया है? अजी, चेहरा तो आपका भी फीका पड़ गया है। सारा दिन आपको कमर तोड़ मेहनत करता देख मेरा कलेजा कुड़ता है।
देवर जी सारा दिन देहात की सड़क नापते फिरते हैं और दावेदारी में देवर जी तनिक भी पीछे नहीं हटते, मगर जिम्मेदारी से दूर दूर तक वास्ता नहीं। अरे धनिया, तू काहे अपना कलेजा का चोटत है। हम सवेरे अम्मा से बात करब। अगली सुबह अम्मा, हम सोचत हैं कि धर्मा को आज से खेत ले जाई। अब वो नादान तो रहा नहीं, ब्याह हो चुका है, ज्यादा नहीं तो जो ही हाथ बटाएगा। बिल्कुल नहीं भैया, ये खेती बाड़ी तुम्हें मुबारक हो। बड़ी देर दोपहरी धूप में काम करना मेरे बस की नहीं। दोनों बेटों में कामकाज को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सुशीला बिगड़ते हुए बोलती है, बस कर कर्मा, मैं जानती हूँ कि ये तेरी जुबान नहीं, तेरी बीवी का बोलबाला है। इसी बखत अपने जोरू के साथ निकल जा घर से। माँ जी, इस बेदखली से बेहतर है कि आप हमारा बंटवारा ही कर दीजिए ना। मैं जानती थी एक दिन यह मुई मथराई पर जरूर उतारू होगी। बंटवारा चाहिए ना? ठीक है, मेरा ये घर बार धर्मा का और खेत कर्मा का। अब मुझे तुम दोनों की कोई दलील नहीं सुननी, दफा हो जाओ यहाँ से। दोनों दंपति खेत आकर सारी रात जागते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। धनिया, बिहान हुई गवा, चलो गुमटी गाड़ी की तैयारी करें। दोनों मिलकर गुमटी बनाकर रहने लगते हैं। जैसे तैसे कर्मा बटाईदार बनकर घरेलू गुजारा भत्ता चला रहा था। समय बीत रहा था। एक दिन जब वो जमींदार लाजपत के खेत में बीज ही बो रहा था कि अचानक घायल गाय कर्मा के पास आकर गुहार लगाती है। हे ईश्वर, ये गौ माता तो बड़ी ही तकलीफ में है। इसके 2 पांव तो खून से सने हैं। जरूर किसी क्रूर कसाई ने इसे ताड़ना दी है। कर्मा बिना देरी किए अपने माथे पर बंधे गमछे को फाड़कर उसे गाय के पैरों पर बांधकर गाय को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद सूरज भी डूबने लगता है और कर्मा कहता है, अच्छा गौ माता, मैं चलता हूँ। कर्मा अपने घर की डगर बढ़ने लगता है, पर उसे पता नहीं चलता कि गाय उसके पीछे पीछे उसके घर आ चुकी थी। अजी, ये गैया किसके लिए आए? अरे गौ माता, तू पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। कर्मा धनिया को शुरुआत से सब कुछ बताता है और धनिया कहती है, अजी, इस बुरे दौर में इस बेजुबान गौ माता से पल्ला झाड़ना बेहतर नहीं, इसे साथ रख लेते हैं। धनिया, यहाँ 2 जन का पेट पालना पहाड़ हो रहा है। इस गौ माता को क्या खिलाएंगे? अजी, आकाश के पंछी भी ना तो बोते हैं न काटते हैं, फिर भी वो भूखे नहीं मरते ना। माँ अन्नपूर्णा सब पूर्ति करेगी। हाँ। दोनों गाय के रहने के लिए घास फूस से एक गौशाला बनाते हैं। गाय की मरियल दशा देखकर वो दोनों अपने हिस्से का खाना उसे परोस देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक रात गौशाले में खूंटे से बंधी गाय गुहार लगाती है। इतनी देर रात गाय गुहार क्यों लगा रही है जी? अजी उठिए ना, देखिए ना, गैया गुहार लगा रही है। कर्मा आंख मलते हुए नींद से जाकर धनिया के साथ गौशाले में दस्तक देता है, जहां उसकी साधारण सी दिखने वाली गाय दमकते चमकते सोने की गाय में बदल चुकी थी। उसके सुनहरे चमक से गौशाला चांद की तरह खिल उठा था। अरे ये क्या भला है? ये गाय सोने की कैसे हो गई जी? धनिया, ये सोने की गाय मेरी समझ से भी परे है। कर्मा, मैं कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि जादुई सोने की गाय हूँ, जो सदाबहार जंगल से आई हूँ। ये बेजुबान गाय तो एकदम इंसान के समान बोल चाल सकती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ कर्मा। तुम एक सच्चे किसान हो। जब भी मैं सदाबहार जंगल से इस दुनिया में आती थी तो हमेशा तुम्हें हताश देखती थी। इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता के लिए सोचा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी परख करनी पड़ी, जिसमें तुम खरे निकले। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद जादुई सोने की गाय अपनी जुबान के जबड़े खोलकर सोने के सिक्कों को बौछार बरसाने लगती है। कर्मा, तुम इन सोने के सिक्कों के असल हकदार हो। इसे सवेरे बेच देना, जिससे तुम्हें इस गरीब गुमटी में गुजारा नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया जादुई सोने की गौ माता, तुम हम गरीब दंपत्ति के जीवन का सुनहरा दिया बनकर आई हो। 4 बजे का पहर पार होते ही जादुई सोने की गाय साधारण बन जाती है। कर्मा का जीवन अब बदलने लगता था। सोने के सिक्के बेचकर उसे बेशुमार पैसे मिले, जिससे उसने गांव में आकर्षक घर की नींव डाली। हर एक दिन जादुई गाय प्रत्येक रात के 4 बजे के पहर अपने असली रूप में आकर उन्हें सोने के सिक्के देती थी, जिसे वो लोगों की मदद करते।
एक दिन कर्मा का दोस्त हरिया बिलखते हुए उसके घर दस्तक देता है। अरे क्या हुआ हरिया, तू इतना हताश क्यों है? कर्मा, तू तो जानत है कि हम किसान का जीवन कैसा है। मेरी फसल बर्बाद हो गई, फसल के साथ सारे पैसे डूब गए, मेरा बाल परिवार भूख से बिलबिला रहा है। काश कि ये दिन देखने से पहले मैं इस मिट्टी में मिल जाता। मेरे यार, ऐसा क्यों कहता है? मैं तेरी मदद करता हूँ, तू बस भोर 4 बजे के पहर मेरे घर आना। कर्मा को खबर नहीं थी कि उसका भाई धर्मा और उसकी पत्नी कुल्फी उन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। कर्मा के कहे अनुसार हरिया भोर के 4 बजते ही उनके घर आता है, जहाँ घर के बाहर बने गौशाले में बैठी उसकी गाय सोने में बदली हुई थी। सोने की गैया? हाँ मेरे दोस्त, ये सुनहरी गाय है। ए जादुई सोने की गौ माता, इसकी मदद करो। कर्मा के कहने पर जादुई सोने की गाय अपनी जबड़े खोलकर बिना रुके सोने के सिक्के बरसाकर बोलती है, आगे बढ़ो हरिया, ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हक के हैं। इसे तुम्हारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। शुक्रिया जादुई गौ माता, मुझ बेबस बाप के लिए तुम मदद का हाथ न बढ़ाती तो मेरे बाल बच्चे मौत का कौर बन जाते। जादुई सोने की गाय को शुक्र अदा करके हरिया चला जाता है। 4 बजे का पहर पार होते ही जादुई सोने की गाय साधारण हो जाती है, मगर पेड़ के पीछे छिपे धर्मा और कुल्फी कहते हैं, देख लो जी, मैं ना कहती थी कि जरूर जेठ जी के हाथ जिन्न का जादू लगा है, इसीलिए वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं यहाँ। कुल्फी, अगर ये जादुई सोने की गाय ही गायब हो जाए तो कैसा रहेगा? आज रात हम इस सोने की गाय को लेकर इस गांव से दूर निकल जाएंगे। फिर रात होने पर दोनों दंपत्ति ताक लगाए बैठे थे। कर्मा और धनिया के सो जाने के बाद वो गौशाला में आकर गाय का खूंटा खोलकर उसे खींचते हैं। अरे ये गाय है कि सांड, एक भी डग आगे बढ़ा ही नहीं रही, अपनी चारों कदम जमीन में जमा लिए हैं। कोशिश करो जी, हमारे पास बखत नहीं, मैं इसे हाँकती हूँ। चल चल। जादुई गाय अपने सुनहरे सींग हिलाते हुए कुल्फी और धर्मा को दुल्लत्ती मारकर पछाड़ते हुए गुहार लगाती है। अरे ये तो हमारी जादुई सोने की गाय की गुहार है, कुछ गड़बड़ है। दोनों दंपत्ति बाहर आते हैं, तभी 4 बजते ही गाय सोने के सांचे में ढलकर कहती है, कर्मा, ये दोनों जबरन मुझे यहाँ से ले जा रहे थे ताकि मेरे जादुई गाय होने का गलत इस्तेमाल करें। मैं केवल कर्मा के कहे अनुसार चलती हूँ, क्योंकि उसका स्वभाव लोभ रहित है। कोई भी स्वार्थी इंसान मुझ जादुई सोने की गाय से कुछ हासिल नहीं कर सकता, समझे? हम समझ गए गौ माता, हमें माफ कर दो। हम समझ गए गौ माता, हमें माफ कर दो। भैया तुम्हारा भाई भटक गया था, मुझे माफ कर दो। धर्मा, तू रो मत, मैं आज भी तुझे अपना भाई मानता हूँ। जो हुआ उसे बिसार दे। कर्मा और धर्मा दोनों गले मिलते हैं। जादुई सुनहरी गाय के शब्दों से उस परिवार की खोई हुई सम्मति लौट आती है। आज भी वो जादुई सोने की गाय कर्मा के पास है, जिसे वो जरूरतमंद की सहायता में बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं।